Hi everyone, so today we are going to do a chapter that is magnetic effect of electric current. तो इस चैप्टर में क्या होने वाला है पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्लो चार्ट की हेल्प से ही ऊपर ऊपर से समझ आ जाएगा, फिर हम हल्का सा थॉरोली इसको रिवाइज कर लेंगे एंड देन वी विल बी डूइंग PYQs। ये हमारी हर चैप्टर का सेम रहने वाला है साइंस और SST का। एंड डोंट टेक टेंशन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, वो भी वैसे भी आप लोग पेपरों के पहले ही करते हो, तो जब एग्ज़ाम होगा तब मैं आपको चैप्टर्स करवा दूंगा। एंड पंजाबी का भी सारा सिलेबस डन हो जाएगा, हाफ हमारा सिलेबस हो चुका है अभी तक। एंड ये सीरीज़ में हम ये चैप्टर्स फुल्ली डन करने वाले हैं, PYQ से लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके एक वीडियो में आपको मिलने वाले। मैं इतना तेज़ तभी बोल रहा हूँ क्योंकि हमें अंडर 1 आवर ये सब कुछ कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे, बिकॉज कंटेंट बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, पहले तो हमें इसमें जानना है मैग्नेट के बारे में। तो एक मैग्नेट है, उसकी प्रॉपर्टीज़, पहले तो टाइप्स देखो। टाइप्स कौन सी, आर्टिफिशियल मैग्नेट या फिर नेचुरल मैग्नेट। तो ये नेचुरल मैग्नेट की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ। और आर्टिफिशियल मैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट हो सकते हैं या फिर परमानेंट मैग्नेट। टेम्पररी का मतलब जैसे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये वाली हो सकती है आपकी बार मैग्नेट। फिर अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी दिखती है तुम लोगों को, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। पोल्स दो में होते हैं पेयर में, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंड फिर सेम पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर विद दिस। फिर आपका आता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये राइट हैंड पाम रूल तो कट गया है आपके सिलेबस में से, है ही नहीं मतलब। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है जो कि हम डिस्कस करेंगे। फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताने के लिए ये दो लॉ थे, रूल थे सॉरी, और ये आपका कटा हुआ है, सिलेबस में है ही नहीं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब कुछ कटा हुआ है, समझ रहे हो। अब ये फील्ड लाइंस की बात कर लेते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड टेंजेंशियल ड्रॉन एट मेनी पॉइंट्स। यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ तो वो जो डायरेक्शन देता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर अगर हम बात करें फील्ड या फिर स्ट्रेंथ की, तो वो डिपेंड करते हैं कि क्लोजनेस कितनी है हमारी फील्ड लाइंस की। जितना ज़्यादा क्लोज हमारी फील्ड लाइंस होंगी उतना ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ होगी फील्ड की। फिर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल जाती है इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड कर्व्स। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएंगी। क्लियर विद दिस, हमारी नॉर्थ से साउथ पोल जाएंगी फील्ड, एंड देन नॉर्थ से साउथ पोल जाएंगे और अंदर से साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे। फील्ड लाइंस भी क्लियर है। अब ये आता है चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बचा ही है अब, दैट इज फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। पहले सोलेनोइड की बात कर लेते हैं। फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और नेचर ऑफ कोर मटेरियल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये फार्मूला आपको नहीं है। देखो, सोलेनोइड होता है ऐसे एक बाल के ऊपर मैंने ऐसे कॉइल किया हुआ है कुछ, और उसमें से करंट जब जाएगा तो ये इस तरीके से मूव करेगा, दैट विल डिस्कस। फिर अगर हम बात करें सर्कुलर लूप की, उसकी भी स्ट्रेंथ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये फार्मूला नहीं है सिलेबस में। और क्लॉक रूल आपको फिर समझाएंगे। एंड देन ये अगर हम बात करें स्टेट कंडक्टर की, तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्शन ऑफ द फील्ड हम राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं और मैक्सवेल स्क्रू रूल से बताते हैं। ये कुछ ऐसे से आपके पास सर्कुलर लूप्स मैग्नेटिक फील्ड की बन जाती हैं। तो इसके साथ चैप्टर का ओवरव्यू हमने ले लिया। पता नहीं क्यों नहीं चलता यार, ये ओवरव्यू हमने ले लिया।
नाउ विल बी डिस्कसिंग रिवाइजिंग द चैप्टर थॉरोली। नेक्स्ट पीपीटी की तरफ चलते हैं। नाउ वी आर हियर विद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम यहाँ पे अब हल्का सा डिटेल में और करेंगे। अब देखो, पहले तो प्रॉपर्टीज़ आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ये वो लाइंस होती हैं जो कि इमेजिनरी लाइंस हैं, जो एक मैग्नेट से निकलती हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती हैं? क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो देखो पढ़ो यहाँ पे, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड द एंड ऑफ साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, की नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होके emerge from north pole and merge at south pole। क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस लाइंस होते हैं या फिर आप क्लोज्ड कर्व्स भी कह सकते हैं इनको। डेंसिटी ऑफ लाइन इंक्रीजेस नियर द पोल्स एंड डिक्रीजेस अवे फ्रॉम पोल। पोल पे क्या है? डेंसिटी ज़्यादा होती है लाइंस की एज कम्पेयर टू एनी अदर। लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर या फिर नेवर intersect each other, so like this। okay, एक मेरे पास यहाँ पे बार मैग्नेट है, उसके नॉर्थ पोल से एक लाइन निकलेगी और साउथ पोल पे जाके मर्ज हो जाएगी, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्लियर विद दिस? वैसे ही मेरे पास यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट है, यहाँ पे भी देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है और साउथ पोल से नॉर्थ पोल आएगा, अंदर से साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा। क्लियर विद दिस? अब आगे बात करेंगे। लाइक पोल्स के एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। जो रीजन होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होते हैं, वहाँ पे क्या होती है? ग्रेटर स्ट्रेंथ होती है। मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा, वहाँ पे क्या है? स्ट्रेंथ ज़्यादा रहने वाली है। मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ कॉन्टिन्यूसली चेंज देयर पोजीशन विद टाइम, दैट इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बिकम्स मैग्नेटिक साउथ पोल एंड वाइस वर्सा। द फिनोमेना ऑफ फ्लिपिंग ऑफ पोल इज नोन एज मैग्नेटिक रिवर्सल। दिस यू डोंट नीड टू स्टडी, ओके। बट ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारी अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। कभी साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल बन, और इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक रिवर्सल। फिर अगर हम आगे बात करें, द एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन बिटवीन जियोग्राफिकल नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ इज मैग्नेटिक डायलेक्ट। मतलब जो ज्योग्राफी नॉर्थ है, मतलब जैसे हमारी अर्थ का नॉर्थ है, और अगर हम बात करें कोई भी मैग्नेटिक नॉर्थ की, उसमें जो डिफरेंस आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो जो एंगल का डिफरेंस है उसको आप क्या कहोगे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास, अगर आपका करंट ऊपर को जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज कंपास मूव करेगा, एंड अगर आपका करंट नीचे को जा रहा है तो योर नीडल will move clockwise। Are we clear with this? समझ लगा? Now we gonna discuss right hand thumb rule। ये रूल क्या कहता है? आपको एक, जैसे आप थम्स अप का साइन करते हो, करो। अगर आपका अंगूठा ऊपर को है तो आप क्या देख रहे हो? आप जब आपके फिंगर्स को कर्ल करोगे तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? कौन से डायरेक्शन में जाएगा? इट विल गो एंटी क्लॉकवाइज। देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ, ये बताएं क्या हो रहा है। ओके, ये क्लॉक है, इसमें क्या है? हमारी जो ऐसे मूव करती हैं लाइक दिस आर, जो हमारी आर हैंड होती है, मिनट हैंड होती है, वो इस तरीके से मूव करती है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाती है इस तरीके से। तो ये डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। और अगर इसके ऑपोजिट चले तो एंटाई क्लॉकवाइज। तो अगर आपका करंट ऊपर को जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करेंगी। समझ आ रहा है? अगर आप नीचे को थम्स डाउन करो
तो करंट की डायरेक्शन आपकी क्या है, थंब की डायरेक्शन, नीचे को है थंब आपका, तो व्हेन यू विल कर्ल इट विल गो क्लॉकवाइज। क्लियर विद दिस? Let me try to show you like this. Current will go upward, तो ये देखो आप ऐसे कर्ल करोगे, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप का थंब्स नीचे को है तो आप देखो इस तरीके से कर्ल करोगे, इस तरीके से। व्हाट क्या होगा ये? लाइक दिस इट वर्क्स। अब हम सोलेनॉइड की बात करें। एक सिलेंड्रिकल कॉइल होता है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं एक इंसुलेटेड वायर के रैप्ड क्लोजली। देख मेरे पास एक ऐसे वायर है, मैंने इसको ऐसे कॉइल कर दिया, क्या बन गया तुम्हारा, सोलेनॉइड। क्लियर विद दिस? अब राइट हैंड थंब रूल या फिर मैक्सवेल का कॉर्कस्क्यू रूल। If one holds the current carrying wire in the right hand such the thumb is pointing in the direction of current, the direction of the other finger encircles the wire with the direction of produced magnetic field lines around the wire. अगर कोई भी आदमी वो डायरेक्शन में थंब रखे जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएंगी जिसमें हमारी फिंगर्स इनसर्कल होंगी। जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स सर्कल होंगी वो किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। कॉर्कस्क्यू रूल की बात करें, इफ वन ड्राइव्स अ कॉर्कस्क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट then the direction in which the handle is turned, the direction of magnetic field lines the magnetic field produces circular loop। देखो अगर तुम्हारे पास एक कॉर्कस्क्यू है जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट में है, तो वो डायरेक्शन जिसमें कि आप हैंडल को टर्न करोगे वो डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की। फिर आगे बात करें द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइंस प्रोड्यूस इन द सर्कुलर लूप। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अमाउंट ऑफ करंट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस ऑफ लूप के। ओके फिर अगर हम बात करें द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स के जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे, देखो एक मेरे पास ये वाला सोलेनॉइड है और एक मेरे पास ये वाला सोलेनॉइड है, तो स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा होगी। क्यों, इसमें टर्न्स ज़्यादा हैं। जिसके टर्न्स ज़्यादा होंगे और क्लोजनेस ऑफ टर्न्स होगी वो ज़्यादा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ द करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि करंट कितने सोलेनॉइड में, और डिपेंड करता है कि कोर मटेरियल का नेचर क्या है, कॉपर है, सिल्वर है या फिर मैग्नीशियम है। इनमें ज़्यादा होगा ऑब्वियसली क्योंकि मटेरियल अच्छा है। The current carrying the rod experience a force when placed between two poles of strong when the direction of force exertion on rod is related with the direction of current। एक करंट कैरिंग रॉड है जो कि फोर्स करती है जब वो दो पोल्स के बीच हो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के, जो डायरेक्शन है फोर्स की और रॉड पे वो क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ रिलेटेड होती है। अगर हम बात करें मैग्नेटिट्यूड और मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड ऑन 3 फीचर। पहले तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, और दूसरा है कि स्ट्रेंथ कितनी है फील्ड की, और तीसरा है कि रॉड की लेंथ क्या है। जहाँ पे के कोई कांस्टेंट है, ऐसा यूनिट 1 है, तो एफ इज इक्वल टू ये आपके है नहीं काम का, ये आपके काम का नहीं है। आपके सिलेबस में राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो if the thumb and the forefinger and the middle finger of the left hand are stretched in a way that they're mutually perpendicular to each other, the forefinger points in the direction of the magnetic field and the middle finger direction of current, and the
देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग। देखो इस तरीके से अपना हाथ करो, इस तरीके से थंब ऊपर को जाए, इस तरीके से थंब ऊपर को जाए, तुम्हारी जो इंडेक्स फिंगर है वो सामने को जाए और जो आपकी मिडल फिंगर है वो अपने तरफ टुवर्ड्स को फेस करे, जैसे लेफ्ट हैंड रूल राइट, सो लाइक दिस इट विल वर्क। तो यहाँ पे जो आपका क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, मिडिल फिंगर करंट दिखा रहा है और थंब क्या दिखा रहा है, फोर्स ऑन द कंडक्टर। इसकी एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। ये आपके इलेक्ट्रिक मोटर सिलेबस में से कट है, नो नीड टू डू द CBSE स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे आपका ये सारा पार्ट कट है, ये वाला सारा पार्ट कट है, लेंस लॉ भी कट है। ये आपका अब ये वाला पार्ट है डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। तो देखो जो AC करंट है वो करंट है कांस्टेंट मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड का, बट यहाँ पे क्या है करंट वेरीज करता रहता है, तभी तो अल्टरनेटिंग करंट है, तो बार बार बदलता रहता है। इसमें एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, बट यहाँ पे रिवर्सेस पीरियोडिकली, कभी करंट ऐसे चला गया, कभी करंट ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। फिर हम ऑब्टेन कर सकते हैं सेल और बैटरी से DC करंट, और ये AC जनरेटर से अल्टरनेटिंग करंट ऑब्टेन होता है। ये राइट हैंड थंब रूल आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कट है आपके सिलेबस में से, बहुत कुछ कट हो गया इसमें से। इलेक्ट्रिक जनरेटर भी कट है, तो डोमेस्टिक वायरिंग के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज योर लास्ट टॉपिक। देखो कितना छोटा सा चैप्टर रह गया, मैंने आपको इतना जल्दी करा दिया। इलेक्ट्रिसिटी है जो ट्रांसफर्ड है हमारे होम्स को, अ पेयर ऑफ वायर्स कंसिस्ट ऑफ रेड कलर वायर और लाइव वायर। ये लाइव वायर होती है जिसका रेड कलर, लाइव वायर। द ब्लैक कलर की क्या होती है, न्यूट्रल वायर। I don't know why, what is happening. रेड की होती है आपकी लाइव वायर, ब्लैक की होती है आपकी न्यूट्रल वायर, और आपके इन एडिशन टू दीज अ ग्रीन कलर वायर, ग्रीन, जो कि होती है अर्थ वायर, इज ऑल्सो कनेक्टेड इन द सर्किट इन द इंडिया। 22 वोल्ट होता है आपका सप्लाई लाइव वायर में, और न्यूट्रल वायर के पास ग्राउंड पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट का। देखो आपकी जो रेड वायर होती है वो लाइव वायर होता है जिसमें 220 वोल्ट होता है करंट, एंड देन आप पोटेंशियल का करंट, एंड देन न्यूट्रल वायर में 0 वोल्ट्स होता है। एंड जो अर्थ वायर होती है वो कनेक्ट की जाती है आपकी सेफ्टी के लिए। क्लियर विद दिस? इस तरीके से कोई सर्किट होता है। कहाँ चला गया, देखो लाइव वायर आई, मेन फ्यूज से पास की, फिर मीटर में से निकली, फिर मेन स्विच पे गई। ये मेन स्विच जब कनेक्ट हुई तो ये दूसरे कंज्यूमर फ्यूज से निकला, एंड फिर ये अपने फैन तक चला गया। फिर जो न्यूट्रल आना था यहाँ पे, न्यूट्रल वायर है वो मीटर से पास करते, फिर मेन स्विच में जाती है, एंड फिर फैन तक चली जाती है। फिर यहाँ पे अर्थिंग वायर होती है इस तरीके से, यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारा सॉकेट तक चला जाता है, और स्विच होती है सॉकेट के लिए ये, और ये इस तरीके से कनेक्ट होता है। फिर देखो ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है आपका, यहाँ पे देखो देखने के लिए तो बनाया था इन्होंने। ये देखो लाइव वायर के साथ कनेक्टेड है, ऐसे करंट आया, स्विच इस पे गया, एंड ये स्विच एक्टिवेट होगी, जो कि अब इस वायर से होके फैन तक जाएगा। वैसे न्यूट्रल वायर हमारे बल्ब से कनेक्टेड है, यहाँ से करंट आएगा, फ्लो करेगा, एंड यहाँ पे ये रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं इन्होंने 4, दीज आर रेजिस्टर्स। एंड फिर ये स्विच ऑफ द बल्ब, अगर ये कनेक्टेड होगी तो ये बल्ब में से करंट पास करेगा और ये ग्लो करेगा, और ये न्यूट्रल वायर में चला जाए, और इन सभी को कनेक्ट कर दिया गया है
यहाँ पे देखो दिख रहा है तुम लोगों को, ये अब कनेक्ट कर दिया गया है आपकी अर्थ वायर से, जो कि मेन स्विच के साथ कनेक्टेड है और मीटर के साथ कनेक्टेड है। और एक कहाँ कही गई है अंडरग्राउंड होती है कि अगर कोई भी शॉर्ट सर्किटिंग हो, यहाँ से सारा करंट जाकर कहाँ पे हो, अर्थ में सबमिट कर देता है। और ये स्विचेस होते हैं, ये आपके है नहीं, फ्यूज़ होता है। देखो फ्यूज़ क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। फ्यूज़ के पास क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्यूज़ वायर का, जो कि अलॉय लेड या फिर टिन के अलॉय से बनी होती है। फ्यूज़ वायर हमेशा सीरीज में लगाई जाती है लाइव वायर के साथ, और जो रेजिस्टेंस है वो हायर होती है कॉपर वायर से। अगर वो हीट हो जाए, जो कि वो मच फास्टर हीट हो जाए कॉपर वायर से, कि हमारा एक्सेसिव करंट उसमें से ना निकल पाए। और जो करंट रेटिंग होती है ऑफ द फ्यूज वायर डिसाइड इट्स थिकनेस, मोर द करंट रेटिंग द मोस्ट फ्यूज वायर थिकनेस। अब जो थिकनेस है तुम्हारी, द थिकनेस जो आपके इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर की होती है, वो डिपेंड करती है तुम लोगों को कितनी ज़्यादा करंट की रेटिंग की चाहिए। जितनी ज़्यादा वो मोटी होगी, उतना ज़्यादा करंट उसमें से ईजीली पास कर पाएगा। एंड इसके साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे मुझे लगता है एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गए, दैट इज़, देखो फर्स्ट इज शॉर्ट सर्किटिंग। वेट अ मिनट, मैं अभी निकाल कर रहता हूँ तुम्हारे लिए वो अभी। नाउ वी स्टार्टिंग हियर गियर अगेन, क्योंकि बॉस में पता नहीं वो मुझसे शायद गलत खुल के मैंने आपको यहाँ से पढ़ाना था। वो मैंने पहले शॉर्ट लिस्ट किया था कि करा देंगे, बट वो मुझसे गलती से कराया गया। बट दैट इज़ नॉट ऑल्सो बैड। अगर आपको ऊपर ऊपर से कंसेप्ट समझने हैं, दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। बट इसमें हल्के से डिटेल नोट्स हैं आपकी रिविजन के लिए, मुझे लगता है। ओके देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर की, तो यहाँ पे आपको पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखो, मैग्नेट हमारे पास एक मटेरियल है जो कि अट्रैक्ट करता है सब्सटेंसेस, जैसे निकल, कोबाल्ट, स्टील या फिर आयरन हो गया। अब आपका मैग्नेट, उस पर दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। जब भी आप उसको सब्सटेंड करते हैं दो पोल्स के, तो वो नॉर्थ या फिर साउथ पोल देखते हैं अर्थ का। आपने 6th क्लास में किया होगा, ऐसे बार मैग्नेट को टांग दिया जाता है और फिर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है। जब आप एक ब्रोकन पीस, ईच पीस बिकम्स जब आप एक मैग्नेट को पीसेस में तोड़ देते हो तो ईच पीस क्या बन जाता है, मैग्नेट। क्लियर? अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो रीजन होता है मैग्नेट के जहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस फेल्ट होता है दूसरे मैग्नेटिक एलिमेंट्स, नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर में हमारी क्या होती है, मेजर की जाती है। फिर अगर हम बात करें, क्या हो गया ये, अब मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो नॉर्थ पोल से निकलकर एक्सटर्नली साउथ पोल की तरफ चली जाती है एक क्लोज्ड लूप में। फिर अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, क्लोजेस्ट होते हैं पोल के, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। कोई भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे के से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की एक पॉइंट पे, वो इंडिकेट की जाती है एक टेंजेंट की मदद से। अगर मैं नेचुरल मैग्नेट की बात करूँ, मैग्नेटाइट या फिर लोडस्टोन जो कि Fe3O4 होता है, द ब्लैक ओर ऑफ आयरन इज नेचुरली एग्जिस्टिंग मैग्नेट। लोडस्टोन या फिर मैग्नेटाइट। अब ऑर्स्टेड की एक्सपेरिमेंट की मैं बात करूं, क्या होता है उसमें। ऑर्स्टेड भैया आराम से बैठे थे सिलेबस बढ़ाने के लिए तुम्हारा। उन्होंने क्या किया कि नीडल अपना ऐसे सर्किट था, उसमें से क्या कर रहा था, करंट पास कर रहा था। करंट पास कर रहा था, उसके तरफ एक नीडल पड़ी थी जो कि क्या होने लगी, डिफ्लेक्ट होने लगी। देखो, a needle is deflected which means electric circuit through the copper wire has produced magnetic effect। अगर तुम्हारी
नीडल डिफ्लेक्ट करने लगे, मतलब क्या है, एक करंट कैरिंग सर्किट में क्या हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। Magnet in a magnetic field. When a magnet is placed in a magnetic field, it aligns itself with the field's lines or with the north pole in the direction of magnetic field. On the surface of Earth, a magnetic field exists due to the content of Earth making it behave like a magnet. Because of this, magnetic needle is used to find direction on the surface of the Earth. अब देखो, magnetic field around a current carrying state conductor. If the current in the copper wire is changed, the deflection in the needle also changes. अगर हमारा करंट जो है कॉपर वायर पे वो मैंने चेंज कर दिया, तो जिस रेट से डिफ्लेक्शन हो रही है नीडल की वो भी चेंज हो जाती है। अगर करंट इंक्रीज कर दिया जाए तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या है, जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, वो प्रोड्यूस होता है गिवन पॉइंट पे। That indicates that the magnitude of magnetic field produced at a given point increases as the current wire increases. अगर मैंने करंट इंक्रीज कर दिया तो करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दिया तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। आगे अगर मैं बात करूँ डायग्राम की, देखो यहाँ पे मैंने एक रियोस्टाट लगाया, बैटरी लगाई, पॉजिटिव टर्मिनल से मीटर से निकलता हुआ इस तरीके से यहाँ से गया, और यहाँ पे अब क्या बनेंगी, सर्कुलर लूप्स बनेंगे अराउंड द वायर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। फिर अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अकॉर्डिंग द सर्कुलर कंडक्टर, देखो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग वायर वर गिवन एंड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक करंट कैरिंग वायर ने प्रोड्यूस की है एक गिवन पॉइंट पे, वो किस पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट जितना उससे से निकल रहा है। जितना ज़्यादा तुम्हारा करंट होगा उतनी ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर आपके पास एक सर्कुलर कॉइल्स में n टर्न्स है, जो फील्ड प्रोड्यूस होती है वो n टाइम्स एज लार्ज एज द प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल टर्न। अगर देखो मेरे पास यहाँ पे n टर्न्स हैं, तो एक सिंगल टर्न से जितनी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बनती है उससे इनटू n टाइम्स बनेगी। मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, अ कॉइल, नो, a coil of many circular turns insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called a solenoid. अगर मैं इस तरीके से कोई भी वायर को कॉइल कर दूं इकट्ठे टर्न्स के साथ, इसको क्या कहना पड़ेगा मुझे, सोलेनॉइड। यहाँ पे तुमको दिख भी रहा होगा, ये देखो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द solenoid are shown in the diagram below. One end of the solenoid behaves like a magnetic north pole. ये हमारे पास इधर ना नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, इधर ना साउथ की तरफ बिहेव करने लग जाता है। The field lines inside the solenoids are a form of parallel straight line. जो आपके पास सोलोनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो पैरेलल होती हैं स्ट्रेट लाइन के। ये इंडिकेट करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम होती है सारे पॉइंट्स पे एक सोलेनॉइड पे, चाहे मैं इधर देखूं चाहे मैं इधर देखूं। दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जो भी फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी, चाहे मैं किसी भी पॉइंट पे देखूं। क्लियर विद दिस? रूल ऑफ डिटर्मिनिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहला आता है राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा तुम लोगों को। अगर एक स्टेट कंडक्टर है वो आपकी पाम के राइट हैंड की तरफ से देखा गया है, तो जो पॉइंटिंग थंब है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो द डायरेक्शन ऑफ कर्व्ड फिंगर पॉइंट्स, देखो करंट इधर को जा रहा है, तुम्हारा अंगूठा उधर हो जाएगा। अब तुम पीछे से लेके आओ रॉड के, तो आपके जो हैंड सर्कल हो रहे हैं तो वो क्या, यहाँ पे जो आपके फिंगर की इन सर्कल होने की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में क्या जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब
Right hand thumb rule for circular conductor: if the direction of circular conductor coincide with the direction of curved finger, then the thumb points in the direction of magnetic field. अब ये देखो, अगर आपका देखो सर्कुलर रूप में आपका जो ही बिल्कुल अलग हो जाता है, जब का थंब में वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाने लग जाता है और जो आपकी फिंगर्स हैं वो क्या दिखाने लग जाती हैं, आपका हमारा वायर की करंट की डायरेक्शन। मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल कि अगर डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोशन ऑफ कॉर्क है वो रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन करंट की क्या है कंडक्टर से, देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कॉर्कस्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने डिस्कस कर लिया, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग दिस टाइम। ये सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है। परमानेंट मैग्नेट क्या होती है? अगर एक मटेरियल है जो कि मैग्नेटाइज्ड हो गया, डजंट लूज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बिकम परमानेंट। एक मैंने मटेरियल लिया, उसको मैंने मैग्नेटाइज्ड कर दिया, अगर वो मैग्नेटाइज्ड अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज नहीं करता तो वो मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट है। जैसे स्टील एक परमानेंट मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सोलेनोइड की, वो यूज करते हैं मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। दैट मैग्नेट so found is called electromagnet. Electromagnet are used in electric bells, loudspeakers, telephone diagrams, and electric fan. Giant electromagnets are used in cranes to carry materials in bulk. Force on current carrying conductor in a magnet field. अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे। जो डायरेक्शन है फोर्स की वो रिवर्स हो जाती है जब डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर भी रिवर्स हो जाती है। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, अब यहाँ से अच्छे से समझ आएगा। सीधा आपका 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, थंब फोर्स दिखा रहा है, और करंट मतलब आपकी जो मिडल फिंगर है वो करंट दिखा रही है। आपका लेफ्ट हैंड जब आप ऐसे करोगे, सो द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स 4 फिंगर दिखाएगा, और जो करंट की डायरेक्शन है वो मिडल फिंगर दिखाएगा। और अकॉर्डिंग टू Fleming's left hand rule, where the thumb and forefinger and the middle finger of the current are held mutually perpendicular to each other, while with the forefinger pointing in the direction of magnetic field, the middle finger in the direction of current, and the thumb in the direction of force exerts on the conductor. ये सब कुछ सिलेबस से कटा हुआ, that's why I'm skipping it. कुछ भी नहीं है इसमें से, बिल्कुल सारा कुछ कट गया है। आगे चलो, देखो अब आप बात ही करते हैं डायरेक्ट करंट की और अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे। तो आपका डायरेक्ट करंट होता है डायरेक्शन जिसमें करंट फ्लो करता है, वो डायरेक्शन होती है, मीन्स डायरेक्ट करंट और डीसी करंट। जब करंट फ्लो करता है सेम डायरेक्शन में थ्रू आउट द टाइम, इसको आप क्या कहोगे? डायरेक्ट करंट। अगर जो करंट है वो एक सेल और बैटरी से लिया गया है, इज यूनि डायरेक्शनल, सो एक वो डीसी सोर्स है जिससे वो करंट लिया गया है। इट रिप्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसे आप एक सेल को दिखाते हो, ये जो बड़ी साइड होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है, छोटी साइड नेगेटिव टर्मिनल होती है। जो वोल्टेज, अगर आप वोल्टेज टाइम ग्राफ बनाओगे तो वो बिल्कुल सीधा रहेगा इस करंट टाइप ऑफ करंट में, और जो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। अब अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करूँ तो ये डायरेक्शन की करंट चेंज होती रहती है इक्वल इंटरवल के बाद। जो पावर स्टेशन है वो जनरेट करते हैं इसी करंट को, और इलेक्ट्रिक सर्किट में आप इसको सिंबल ऐसे दिखाते हो। एंड जो वोल्टेज टाइम ग्राफ बनेगा आपका वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे तरीके से, क्योंकि ये अल्टरनेट होता जाता है, बार बार डायरेक्शन चेंज होती रहती है और इसका कोई भी फिक्स्ड टर्मिनल नहीं होता। अगर मैं अब डोमेस्टिक सर्किट की बात करूँ, जो आपका इलेक्ट्रिक पावर है वो यूजुअली
Electric power is usually generated at the places which are far away from places where it is consumed. After the generating station, the electric power is generated at 11,000 volts. जो voltage alternates to the frequency 50 hertz होती है. You need to remember. जो आपकी पावर है जो ट्रांसमिट होती है लॉन्ग डिस्टेंस के एट हाई वोल्टेज टू मिनिमाइज लॉस ऑफ एनर्जी. अब यहाँ पे आप क्या करते हो, एसी करंट यूज़ करते हो क्योंकि आप इसको दूर की डायरेक्शन में लेके जा सकते हो और वो अपना पोटेंशियल लूज़ नहीं करता. अब मैं डोमेस्टिक वायरिंग की बात करते हैं. देखो जो इलेक्ट्रिक पावर लाइन है वो हमारे हाउस में एंटर करती है 3 वायर से, जो कि लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है और अर्थ वायर है. कोई भी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम उसको कलर कोड कर देते हैं. जो रेड वायर होती है वो लाइव वायर होती है, ब्लैक वायर न्यूट्रल होती है और जो अर्थ वायर है उसको ग्रीन प्लास्टिक इंसुलेशन दी जाती है. जो लाइव वायर है उसका हाई पोटेंशियल होता है, दैट इज़ 220 वोल्ट्स, वेयर एज न्यूट्रल वायर का 0 पोटेंशियल होता है. जो पोटेंशियल डिफरेंस है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में वो है 220 वोल्ट्स. जो अर्थ वायर होती है वो मच थिकर होती है और वो कॉपर की बनी होती है. जो उसका वन एंड होता है वो कॉपर ब्लेड से कनेक्टेड होता है जो कि डीप अंदर अर्थ हमारी लगाई होती है. और जो अर्थ का कनेक्शन है वो इलेक्ट्रिक मीटर से होता है, फिर मेन स्विच से होता है. हमारे घर में हम जो हमारी सप्लाई है इलेक्ट्रिक पावर की वो मेन सप्लाई से मिलती है और या फिर ओवर हेड इलेक्ट्रिक पोल्स या फिर अंडरग्राउंड केबल्स की तरफ से जोड़ी जाती है. अगर हम बात करें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की, कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स एंटर द बॉक्स फिटेड जस्ट आउटसाइड हाउसेज विद द मेन फ्यूज जो कि F1 होता है. जो फ्यूज़ है वो सीरीज़ में लगाया जाता है लाइव वायर के साथ. दिस इज़ डन कि हमारी ओनली लाइव वायर होती है जिसकी पोटेंशियल 220 वोल्ट्स का होता है, वेयर इसकी न्यूट्रल वायर जिसका 0 पोटेंशियल होता है. जो फ्यूज़ है F1 उसकी हाई रेटिंग होती है अबाउट 50 एम्पियर और प्रिवेंट करता है कोई भी डैमेज एज फायर एंड इंटायर इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंटरिंग द हाउस ड्यू टू शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग. जो हमारी 2 वायर्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक मीटर को एंटर करते हैं जो कि रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाई किलोवाट आवर, और ये मीटर इंस्टॉल बाय इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ सिटी. फिर अगर हम बात करें 2 वायर्स होती हैं जो कि मीटर से निकलती हैं, वो कनेक्ट की जाती है मेन स्विच से जो कि प्लेस्ड की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में. फ्यूज़ नंबर 2 पे प्लेस्ड होता है सीरीज़ में लाइव वायर के साथ इन द बॉक्स फॉर कंज्यूमर सेफ्टी. फिर 2 सेपरेट सर्किट होते हैं हाउस में जिसको हम लाइटिंग सर्किट कहते हैं, पावर सर्किट कहते हैं. जो लाइटिंग सर्किट होता है उसके 5 एम्पियर फ्यूज इज यूज फॉर रनिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फैंस, रेडियो, टीवी, tube lights, and the power circuit with 15 ampere fuse is used for running electric heater, iron, geyser, refrigerator, etc. It draws more current. जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं. एक पैरेलल सर्किट इवन कोई भी अगर फॉल्ट हो, शॉर्ट सर्किटिंग हो कोई भी टाइम पे, जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्यूज है वो ब्लो ऑफ हो जाता है जिसकी वजह से सर्किट एंड अप्लाइज प्रिवेंट हो जाते हैं डैमेज से. अगर हम शॉर्ट सर्किट अक्कर हो जाए इन पावर सर्किट के अंदर जो पावर फ्यूज़ है वो ब्लो ऑफ हो जाएगा, बट जो लाइट्स हैं वो कंटिन्यू टू बर्न होंगी और लाइटिंग सर्किट रिमेन अनअफेक्टेड. अगर एक कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ मेन लाइन इज़ अवेलेबल फॉर ऑल अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. अगर हम 2 वायर की बात करें और 3rd वायर कॉल्ड अर्थ वायर वो एंटर करती है हमारे हाउस को, जैसे कि फिगर में दिखाया गया. जो अर्थ कनेक्शन है वो फर्स्ट मेड टू द इलेक्ट्रिक मीटर फिर मेन स्विच के साथ. दिस वायर देन गोज टू रूम्स अलॉन्ग विद लाइव एंड न्यूट्रल वायर. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे करंट को लिमिट करने के लिए यूज़ हो जाता है. जो फ्यूज़ है वो हमारे सर्किट को सेफ गार्ड करते हैं और हमारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाता है. अगर हम फ्यूज़ वायर की बात करें वो जनरली अलॉय से बना होता है जो कि 10 या फिर लेड का अलॉय होता है और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर ज़्यादा सेफ वैल्यू से ज़्यादा करंट आ जाए तो ये टूट जाता है और सर्किट को तोड़ देते हैं. और जो थिकनेस और लेंथ ऑफ फ्यूज वायर वो डिपेंड करती है कि आपको कितना मैक्सिमम अलाउड करंट है आपके सर्किट में. अगर मेरी वायर्स जो मैंने अंदर लगाई हुई हैं वो 15 एम्पियर तक का करंट झेल सकती हैं तो मैं 15 एम्पियर का ही हमारे पास फ्यूज़ लगेगा
और जब 15 एम्पीयर से ज़्यादा करंट आ जाएगा वो पिघल जाएगा। और आगे क्या है, कनेक्ट किया जाता है सीरीज में और बिगिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट में ये लगाया जाता है। जब सर्किट करंट एक्सीड कर जाता है अपनी वैल्यू तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन या फिर शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फ्यूर वायर हीट हो जाती है और मेल्ट कर जाती है, जिसकी वजह से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, जिसकी वजह से तुम्हारी अप्लाइंसेस बच जाती है। अब दो चीज़ें कहीं डैमेज कर सकती हैं आपके इलेक्ट्रिक सर्किट को। पहली तो है ओवरलोडिंग। अगर बहुत ज़्यादा आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस और हाई पावर रेटिंग जैसे आयरन वाटर हीटर वो स्विच ऑन कर लो सेम टाइम पे, वो एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्रॉम द सर्किट को ड्रॉ कर लेती है और इस कंडीशन को हम ओवरलोडिंग कहते हैं। और ये ओवर हीटिंग ऑफ द वायर एंड लीड टू फायर। एंड वो क्या कर सकती हैं, ये इसकी वजह से भी हो सकती है कि एक्सीडेंटल हाइक आ गई है पावर सप्लाई वोल्टेज में। ओवरलोडिंग को अच्छे से समझो। देखो, अगर बहुत ज़्यादा अप्लाइंसेस तुम लगा लो, करंट तो वोल्टेज तो उतनी आ रही है बट वोल्टेज तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बहुत सारे हमारे ओवरलोडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे सर्किट की ओवर हीटिंग हो जाती है। एज सिंपल एज दैट। अब शॉर्ट सर्किटिंग की बात करें, इलेक्ट्रिक सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है व्हेन जब आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर come in direct contact. The wire touch may either be fluctuating in connection or sometimes due to wearing of insulation. This condition leads to overheating and of wires and causes fire. Earthing of electrical appliances. देखो, अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक का रिस्क अवॉइड करना है तो एक मेटल इलेक्ट्रिक अप्लायंस का अर्थ किया जाता है। जो अर्थ मीन है वो कनेक्ट करना है एक मेटल केस ऑफ अप्लायंस टू अर्थ एट जीरो पोटेंशियल बाय मीन्स ऑफ मेटल वायर कॉपर वायर कॉल्ड अर्थ वायर। वन एंड ऑफ द अर्थ वायर होता है वो अर्थ के अंदर बरेड किया जाता है और जो अदर एंड है वायर का वो 3 पिन सॉकेट के साथ कनेक्ट किया जाता है। जब भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्विच ऑन होती है जो मेटल केसिंग अप्लायंस की वो रिमेन करती है जीरो पोटेंशियल के साथ इन द कनेक्ट विद अर्थ वायर एंड द 3 पिन सॉकेट, जो कि प्रिवेंट कर देता हमको इलेक्ट्रिक शॉक से अगर हम उसको गलती से टच भी कर लें तो। ये मैं आपको शॉर्ट सर्किटिंग हल्का सा समझा दूँ यहाँ पे अगर मुझसे होता है, बाकी तो मैंने अच्छे से समझा दिया। अगर आपको डायग्राम से अच्छा समझ आ जाए तो इससे बढ़िया होगा ही क्या, बट ये मुझे नहीं लगता डायग्राम से बनेंगी। मेरे पास कुछ नॉर्मल सर्किट कुछ ऐसा था, बट फिर क्या हुआ, आपके पास शॉर्ट सर्किटिंग होगी, यहाँ से भी वायर टूट गई, यहाँ से भी वायर टूट गई। अब ये वायर टूट के यहाँ पे ही कांटेक्ट में आ गई और ऐसे बल्ब के साथ जुड़ गई, तो क्या हो गया, पाथ तो स्मॉल हो गया बट करंट उतना ही है। तुमने तो अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द पाथ के वायर लगाई थी, बट अब वायर तो छोटी हो गई। अब वो जब न्यूट्रल वायर और आपकी जो अर्थ वायर है वो जब कनेक्ट हो जाती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है, तो यहाँ पे क्या लग जाती है, फायर। और फायर लगने से आपका डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो चैप्टर हो गया कंप्लीट भैया। So this chapter is done. With this I would like to say you thank you and PYQ session अब हम कंटिन्यू करते हैं। लाइक अगली वीडियो में नहीं मिलेगा, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। Now it's the chapter in magnetic effects of electric current and it's now time to start your PYQs। तो PYQs करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कुछ। ये तो आपका क्वेश्चन कट हो गया अब क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आएगी। अब आपको बताना है इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट, कि डायरेक्ट करंट हम क्यों यूज़ करते हैं ओवर अल्टरनेटिंग करंट क्यों यूज़ करते हैं आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करंट के ऊपर। अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड यूजिंग सेटअप ट्रांसफर बट डायरेक्ट करंट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय दिस मेथड। अगर तुम ट्रांसफॉर्मेटर लगा दोगे तो क्या होगा, एसी करंट तो आप ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, पर डायरेक्ट करंट आपका क्या होता है, आपका ट्रैवल इस तरीके से नहीं कर पाता।
आर वी क्लियर एट दिस पॉइंट? तो देखो पहले इसने लिखा जो एसी है वो इजीली जनरेट हो जाता है डीसी करंट से, मतलब उसको पैदा करना और सौखा काम है। फिर क्या है, चीपर है। फिर क्या, एसी जनरेटर से क्या होता है, उसकी हाई एफिशिएंसी होती है डीसी से। और जो लॉस है एनर्जी का अगर आप ट्रांसमिशन करोगे वो नेग्लिजिबल है एसी के लिए। अगर डीसी को ले जाने की कोशिश करोगे ये तो हाफ लॉस हो जाएगा। फिर शॉर्ट आंसर पे आते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अ सर्किट? जो गैल्वेनोमीटर डिवाइस होता है वो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट विच इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ करंट इन अ सर्किट। फिर आपको नेम कर देना है द टाइप ऑफ करंट यूज इन हाउस होल्ड सप्लाईज, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। और 3 वायर्स होते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, विच वन गोज थ्रू ऑन एंड ऑफ स्विच। 3 वायर होते हमारे पास, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। कौन सी जाएगी आपका ऑन ऑफ स्विच के साथ? दैट इज योर लाइव वायर जिसमें 220 वोल्ट पोटेंशियल होता है। ये 2019 में आया। What would you suggest to a student if while performing an experiment he finds that the pointer needle of manometer and voltmeter do not coincide with the zero marks on the scales when the direct circuit is open? No extra meter voltmeter is available in the laboratory. This is called zero error of the scale of a meter and voltmeter. अगर वहाँ पे if there is zero error then this error is subtracted from the value that depicts when the circuit is closed. Otherwise, accurate reading will not be recorded. ये क्या? आगे give reason for following. There is either a convergence or divergence of magnetic field lines near the ends of current carrying conductor. When the current passes through a solenoid, it creates nearly uniform magnetic field inside or along the axis of the solenoid. Outside the coil or solenoid, that is at the ends and beyond, the magnetic field is small and appears to diverge. The divergence is because the distance from the current carrying solenoid increases. The distance from the current carrying conductor and the magnetic field are inversely proportional, that as distance increases, magnetic field strength decreases. दूसरा है the current carrying solenoid when subtended freely rests along the perpendicular direction. The current carrying solenoid when subtended freely rests along a particular direction because it behaves like a bar magnet. अब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को तभी सेटल कर लेते क्योंकि वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। और तुम्हें पता है जब हम बार मैग्नेट को सब्सटेंड कर देते हैं फ्रीली वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ गया? द बर्न्ट आउट फ्यूज शुड बी रिप्लेस बाय अनदर फ्यूज ऑफ आइडेंटिकल रेटिंग। फ्यूज़ क्या होता है? इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है प्रोटेक्टिंग द सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किटिंग होगी, जहाँ ओवरलोडिंग होगी सर्किट में, उससे बचाता है। जो फ्यूज़ वायर है वो वर्क करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लोअर मेल्टिंग पॉइंट विच इज़ पॉसिबल। अगर फ्यूज़ लार्जर रेटिंग का यूज़ हो जाए अप्लायंस में, जो फ्यूज़ वायर मेल्ट नहीं होगी और जिसकी वजह से वो अपना जो भी उसका पर्पस है उसको सर्व करने में फेल हो जाएगी क्योंकि रेटिंग तुम्हें वही चाहिए रहेगा। क्लियर? Draw the pattern of field lines of magnetic field around the current carrying state conductor passing through the held perpendicular to the horizontal cardboard. State right hand thumb rule and explain how this rule is useful to determine the direction of the magnetic field in above case, the direction of current in the conductor. ये आपसे क्या पूछ रहा है? राइट हैंड थंब रूल पूछ रहा है, स्टेट कंडक्टर वाली डायग्राम पूछ रहा है। देखो आपको ऐसे करके आना है पेपर में। ये आपके टॉपर की आंसर शीट है, टॉपर की। इस तरीके से यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से तुमने की लगानी है कि या फिर यहाँ पे स्विच लिख लो। फिर यहाँ से करंट मूव करता करता एमीटर में से निकलेगा, फिर रियोस्टैट से निकलेगा, फिर यहाँ पे कार्डबोर्ड है जैसे बीच से आप करंट को निकाल कर ये बना दोगे। अब यहाँ पे कार्डबोर्ड के ऊपर क्या बनेंगी? सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक, क्या हो गया यहाँ पे क्या बन जाएंगे?
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। पहला हो गया, तो यहाँ पे इसके 2 नंबर मिलके। चलो अब मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड, स्टेट्स दैट सपोज यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर in your right hand in such a way that that your thumb points in the direction of current. The way or the direction in which आपकी जो हमारी यहाँ पे देखना है, in which fingers encircle करते will give you the direction of magnetic field lines. हो गया, बहुत ही easy अभी कराया, that's why I'm not explaining. As in this case the current can be downward, so the magnetic field line also clockwise. यहाँ पे उसने एग्जाम्पल भी दे दी एक्सप्लेन करके कि अगर तुम्हारा करंट नीचे को जाएगा तो ये होगा. Are we clear with this? How you have to attempt examination? How do you write to answer? ऐसे नहीं हमेशा पॉइंट में आंसर देना होता है, इसमें पॉइंट में कहाँ दिया है. बट सी हाउ वेल बिहेव्डली पेपर, हाउ वेल द पेपर इज डन. यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन पूछा था उसने ये वाले डायग्राम को, उसने डायग्राम बनाई, फिर यहाँ पे लिखा कि मैं क्या स्टेट क्या कर रहा हूँ. वैसे राइटिंग बहुत ही सुंदर है ना. अब यहाँ पे उसने रूल लिखा, उसको लगा कि मैंने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया, सिर्फ एक लाइन लगाई है. और देखो राइट हैंड को उसने अंडरलाइन किया और यहाँ पे थंब को अंडरलाइन किया और डायरेक्शन ऑफ करंट को अंडरलाइन किया. इन सर्कल को अंडरलाइन करा और डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस को इंसर्ट, मतलब जो मेन चीज़ें हैं उसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर देना है. अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे दी उसने, देखो कोई हाई फाई डायग्राम नहीं है, बहुत ही सिंपल सी डायग्राम बना दी गई है. क्लियर विद दिस? नाउ द क्वेश्चन इज ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, हाउ द स्ट्रेंथ. अभी डायग्राम तो डिस्कस की. अब जो आपका डिस्टेंस है कंडक्टर से उससे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी. दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सर्किल to the square of the distance from the conductor. Strength of magnetic field increase in the current of the conductor that is directly proportional means it will also increase. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जो लाइन ड्रॉस की जाती है मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग विद द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मूव्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब कैरेक्टरिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल मैग्नेटिक कंपास द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिटरमाइंड. When the compass is moved along the magnetic line, then the line drawn to the south pole to the direction indicates the direction of magnetic field. Characteristics और properties क्या magnetic field lines की, वो originate होती है नॉर्थ पोल से और एंड होती है साउथ पोल में, और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती. दैट आर टू पूछा तो 2 ही लिख के आना, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है. With the help of a diagram of experimental setup, describe the activity to show force acting on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field increases with increase in field. अब तुम्हें एक डायग्राम ड्रॉ करनी है एक ऐसे सेटअप की जिसमें तुम शो करोगे कि जो फोर्स एक्ट करती है करंट कैरिंग कंडक्टर में इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, जब हमारी फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है. टेक अ बैटरी, 2 मैग्नेट्स लो डिफरेंट साइज की एंड इंटेंसिटी की, एक स्मॉल एल्यूमिनियम रोड लो ए बी, कनेक्टिंग वायर एंड एन आयरन स्टैंड, और अरेंज कर दो उनके इस तरीके से तुमको ये लगा देना है. नाउ ब्रिंग द मैग्नेट टू द लोअर मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्लोजर टू एल्यूमिनियम रॉड. जो रॉड है वो डिफ्लेक्ट करेगी. नाउ द वेलोसिटी ऑफ द रोड, द displacement of rod in the above activity suggests that the force is exerted on the current carrying conductor when it is placed in a magnetic field. Now steady the rod brings both the magnets closer together to ensure that the magnetic field is stronger than before. The rod moves towards the magnet but faster than before. This is possible only because if the force acting on the rod is stronger than the force before, and because the body will be starting with 0 velocity, so it will move faster only if its acceleration is more. Since the acceleration is more, the force acting on it is more. Thus the force acting on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field increases with increase in field strength.
क्लियर विद दिस गाइस, वेरी सिंपल एक एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी में, दैट इज वही चिपका दी गई है। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, उसके दो यूजेस बताओ। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसी मैग्नेट है जब ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट से यूज़ की जाती है, और उसके आपको दो यूज़ बताने। पहला तो यूज़ हो गया जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर में, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक बजर्स या फिर बेल्स में आप यूज़ करते हो। एक बेल डायग्राम बनाओ जिसमें आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी, एक सेल लगा दिया मैंने, की लगा दी, एक सॉफ्ट आयरन वायर लगा दी, कॉइल्ड कॉपर वायर और इलेक्ट्रिक मैग्नेट फील्ड आपको शो कर देनी है। मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बन गई। आगे स्टेट द पर्पस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों ऐड किया? द सॉफ्ट आयरन साइड द कॉइल मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर बिकॉज it becomes a magnet itself when the current is flowing. Soft iron is used because it loses magnetism as soon as the current stops flowing. Soft iron is said to be a form of temporary magnet. In this way, electromagnet can be switched on and off by turning electricity on and off. फिर देन आपका तीसरा क्वेश्चन है, लिस्ट एनी टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिक्स्ड. The strength of an electromagnet depends on increasing the strength of current passing through the coil. The greater the current, the greater the strength. Increase कर दो आप number of turns, और the greater the number of turns, the greater the strength. Whether the core is made up of soft or hard material, soft iron will magnetize more readily than steel. Therefore, using an iron core increase the strength of an electromagnet. फिर आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. जो the magnetic field pattern due to the circular coil is shown in the given, carrying circular loop to the concentric circle representing the magnetic field around it. It becomes larger and larger as we move away from the wire. At the center of the loop, the fields appear to be as a straight line at the every point of a current carrying circular loop. The concentric circle representing the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire. By the time we reach at the center of the circular loop, the arcs of the big circle would appear as straight lines. Every point on the wire carrying current would give rise to magnetic field appearing as straight lines at the center of loop. By applying the right hand rule, it is easy to check that every section of the wire contributes the magnetic field lines in the same direction within loop. Okay, ये भी. And why is it the magnetic loop of current carrying coil having n number of turns is n times as large as that produced by the single turn of loop? If there is a circular coil जिसके n turns हैं, जो field produce होगी वो n times होंगी large as the single turn. ये क्यों होता है? जो current है एक circular turns पे has the same direction in the field due to the each turn then just adds up. ये क्यों होता है? जो करंट है ईच सर्कुलर टर्न में वो उसकी सेम डायरेक्शन है, जो फील्ड है ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट उसको हम ऐड कर देते हैं. ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस अराउंड अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड. State and apply the right hand thumb rule to mark the direction of field lines. How will the strength of magnetic field change when the point where the magnetic field is so determined is moved away from straight conductor? Give reason. Maxwell's right hand thumb rule states that if the current carrying wire is imagined to be held in the right hand so that the thumb points the direction of current, then the direction in which the fingers encircle the wire will give the direction of magnetic field lines around the wire. If we hold the current carrying straight wire so that the thumb in upward direction points in the direction of current, the direction of magnetic field lines will be anti-clockwise. The strength of magnetic field line is inversely proportional to the distance of point of observation from the wire. So as we move away from the wire, the strength of magnetic field decreases. इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ऊपर भी हमने यही सेम डायग्राम की थी.
अब व्हाट इज अ सोलेनोइड? सोलेनोइड एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल होता है वायर का, जिसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं जो कि एक दूसरे से टाइटली बाउंड होते हैं। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड। इस तरीके से आप दिखा दोगे, एक टर्न्स दिखा दोगे, फिर आप उसको बैटरी से जोड़ दोगे एंड अब बीच में से स्ट्रेट लाइन दिखा दोगे जो कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल जा रहे हैं एंड साथ में आप सर्कुलर लूप्स दिखा दोगे साइड पे जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहे हैं। एक बार मैग्नेट दिखानी है जिसमें से आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल में क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड्स की सर्कुलर रूप शो कर सकते हो। लेट्स टू डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन टू फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू बार मैग्नेट। जितनी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड बनाता है वो उससे काफ़ी ज़्यादा हमारी बार मैग्नेट प्रोड्यूस करती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड की वो वेरीड कर सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट बाय चेंजिंग द कोर ऑफ सोलेनोइड, बट बार मैग्नेट की जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स्ड होती है। फिर आपका ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर पासिंग थ्रू कार्डबोर्ड, नेम स्टेट एंड अप्लाई द रूल टू मार्क द डायरेक्शन ऑफ दीज फील्ड लाइंस। पहला है राइट हैंड थंब रूल यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिखा देते हो। ये हमने अभी किया है तो वो करने के बारे में ज़रूरत नहीं है। हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज व्हेन द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड इज मूव्ड अवे फ्रॉम स्टेट वायर carrying constant current? Justify your answer. To determine the magnetic field, कंपस नीडल यूज़ करते हैं हम। अगर हम उसको अवे कर दें कंपस नीडल को फ्रॉम स्टेट वायर, जो डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो रही है, इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होती है। हैपन होता है बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो प्रोड्यूस की जाती है स्टेट वायर एट एनी पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट। अब आपको स्टेट करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट करना है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, और ये हम बी और सी पार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ वी स्ट्रेच अ फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब एंड लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो हमारी फोर फिंगर है वो दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मिडल फिंगर आपकी दिखाएगी करंट की डायरेक्शन, तो आपका थंब दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। और इलेक्ट्रिक मोटर और ये सब कुछ कट गया तो हम नहीं करेंगे। ये कहाँ से आ गया, ये पढ़ लो यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड such a way that is mutually perpendicular if the first finger points in the direction of magnetic field and the second finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion or force acting on the conductor. ये भी हो गई, ये हमें नहीं करना। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर स्टेट कंडक्टर रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जो मैग्नेटिक फील्ड है जो प्रोड्यूस होती है स्टेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर इंक्रीज करती है अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इंक्रीज कर दे करंट टर्म कंडक्टर में। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब स्टेट कंडक्टर में कैसे होता है। यही बार बार नहीं और है ना, ये मैक्सवेल का थंब रूल आ गया जिसमें हमको बताया जाता है कि अगर थंब है राइट हैंड का वो पॉइंट करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन जो हमारी कर्ल्ड फिंगर्स होती हैं वो ऑफ हैंड वो देती है हमें डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू कंडक्टर करंट सॉरी। आपका जो थंब है अगर वो अपवर्ड है तो फिंगर कर्ल्ड होंगी एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर डाउनवर्ड है तो कर्ल्ड होंगी फिंगर क्लॉकवाइज और मैग्नेटिक फील्ड भी क्लॉकवाइज होगी। फिर वाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज अगर वो करती हैं तो दो टेंजेंट बनेंगी, पॉइंट भी हमने देखा था, तो वो ड्रॉन की जाती है कोई भी पॉइंट्स पे जिसकी वजह से तुम्हें दो डायरेक्शन मिल जाएंगी फील्ड की, विच इज़ इम्पॉसिबल। आगे अच्छा, what is meant by an electric circuit? Why does electric current from circuit complete? Why do we say potential difference? 1 volt, calculate the potential difference between two terminals of battery, but do the work is done transferring 2 coulomb of charge. अगर एक continuous conducting path consist of wires, bulbs और resistance, electric bulb etc. हो
and a switch between two terminals of cell battery along which electric current flows is electric circuit. If there is a potential difference between two ends of wire which makes electric charges or current to flow in wire, अगर potential difference between two points है वो 1 volt of if 1 joule of work done is moving 1 coulomb of electric charge from one point to another. मतलब क्या 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb, 1 V is equal to 1 J upon 1 C or 1 J C upon minus 1 power minus 1 means अगर वर्क डन 12 जूल है और आपके पास 2 कोलम्ब आपका चार्ज है तो आपकी जो वोल्टेज होगी दैट विल बी 6 वोल्ट्स. अगर हम स्टडी द फॉलोइंग करंट टाइम ग्राफ्स फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज. करंट टाइम ग्राफ एक तो इस तरीके से अल्टरनेट होता जा रहा है और एक बार सीधा सीधा जा रहा है. यूज़ द डिफरेंट ग्राफ्स टू लिस्ट डिफरेंसेस बिटवीन करंट्स. अगर आपके पास ये ग्राफ शो करता है डायरेक्ट करंट और ग्राफ 2 शो करता है अल्टरनेटिंग करंट, तो जो करंट होता है जो फ्लो करता है एक डायरेक्शन में उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं और जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो रिमेन करता है सेम. वेयर इसकी अल्टरनेटिंग करंट से रिवर्स हो जाती है डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है करंट की वो चेंज करते हैं कॉन्टिन्यूसली एट डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम. आगे और जो आपका मैग्नीट्यूड है करंट का वो ज़ीरो नहीं होता विद पैसेज ऑफ टाइम बट जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो हो जाता है इन द केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आफ्टर एन इंटरवल. दूसरा देखो, नेम द टाइप ऑफ करंट इन टू केसेस. पहले में डायरेक्ट करंट है और दूसरे में अल्टरनेटिंग करंट है. आइडेंटिफाई द वन सोर्स ऑफ ईच करंट. करंट का एक सोर्स बताना है. डीसी का सेल बैटरी सोलर सेल डीसी जनरेटर हो गया और एसी का एसी जनरेटर हो गया. व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज. इसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज मीन्स क्या करता है कि अगर हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट इंडिया में 50 बार चेंज करती है 1 सेकेंड में. अब 10th क्वेश्चन पे आगे हम. अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर. What would be seen if the bar magnet with south pole towards the one face of coil is moved quickly towards it? A coil of insulated wire is connected to galvanometer. If a bar magnet with the south pole towards one face of the coil is moved quickly towards the galvanometer, deflect the left डायरेक्शन में वो मूव कर जाएगा. मूव क्विकली अवे फ्रॉम इट. अवे लेके हम तो जो मैग्नेटिक इफ द मैग्नेट इज विड्रॉन फ्रॉम द कॉइल द गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट is deflected towards the right. And placed near one face. अगर place की जाती है near one face, if the magnet is held stationary inside the coil, the deflection of galvanometer is 0. If the activity is repeated with north pole of magnet, अगर magnet का pole अब north ले आए हम तो change कर जाएगा. अगर हम name करें, name and define the phenomena involved. अगर हम name करें phenomena को, that will be the phenomena involved in this activity is electromagnetic induction. और जो आपका रूल है वो होता है आपके पास फ्लैमिंग राइट हैंड रूल. इस तरीके से आप उसको शो करोगे. इस सिलेबस में से कट है, वैसे गलती से मुझसे करवाया गया, सॉरी. और इसके साथ आपके PYQs भी मैंने करवा दिए जितने हो सके आज के सेशन में. एंड विद दिस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इसमें आपका मैग्नेटिक इफेक्ट मेरी तरफ से कंप्लीट है. एक बार NCERT पढ़ लेना भाई लोग और NCERT एक्सरसाइज कर लेना. NCERT एक्सरसाइज कर लेना और अपना NCERT पढ़ लेना एक बार. बहुत ही छोटा दिया हुआ NCERT में और हमने फुल्ली डिस्कस कर लिया. मुझे नहीं पता टाइम कितना हो गया, वैसे कितना टाइम लग गया, बट हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरा चैप्टर हो चुका है. मैंने आपको इस पार्ट में 3 बार रिवाइज कर दिया. पहले कंसेप्ट में आपने किया, शायद जो आपने नोट्स पढ़े थे हमने उसमें मुझे कम लगा तो मैंने दोबारा से आपको एक दूसरे अच्छे नोट से पढ़ा दिया. मुझे लगा आपको समझ आ जाएगा डायग्राम के साथ. और यहाँ पे मैंने आपको टॉपर की आंसर शीट भी दिखा दी, PYQs भी कर लिए एंड टिप्स भी दे दिए आंसर राइटिंग पे.
और इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड पूरा होता है। और अब मुझे एक यहाँ पे हम पोल करेंगे आपका कम्युनिटी पे, उसमें बता देना आपने कौन सा चैप्टर करना है आगे, तो वोट कर देना, वही चैप्टर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।